ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखेंगे अभी तक की हेडलाइंस। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि पर सपा कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। शमशाबाद क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कंपनी में मिला ट्रक ड्राइवर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शुरू की मामले की छानबीन। बीटेक के छात्र ने बैंक में महिला की गर्दन पर चाकू रखकर मांगे 10 लाख। मौजूद लोगों ने शातिर को दबोच कर किया पुलिस के हवाले। और प्रशासन द्वारा सर्किल रेट्स बढ़ाए जाने की खबर से शहरवासियों में है उबाल। क्षेत्रों में विकास कार्य कराए बगैर कीमतों में बढ़ोतरी का जताया मलाल। और अब खबर विस्तार से। स्वतंत्र भारत के 8वें एवं पहले समाजवादी प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके जीवन काल पर चर्चा की। साथ ही सपा पदाधिकारियों ने स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प गोष्ठी के दौरान लिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से निकलकर अपनी विचारधारा से देशवासियों को प्रभावित करने वाले स्वतंत्र भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जिन्हें पहला समाजवादी प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर फतेहाबाद रोड स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर उनको याद करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सपा पदाधिकारियों सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने भी शिरकत की। सपा कार्यालय पर हुए इस कार्यक्रम में सभी सपा पदाधिकारियों ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा देश को दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी किसने सुना कि चंद्रशेखर जी कभी मंत्री रहे? कई अनेकों बार कांग्रेस में रहते हुए भी उनको प्रस्ताव हुआ कि आप मंत्री बन जाए। और तो छोड़िए, जब वो जनता दल के मुखिया बने 1977 में, सरकार उनकी थी, जनता दल की सरकार को कहा गया, बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, चंद्रशेखर जी आप आइए सरकार में। अगर आप जैसे बुद्धिमान लोग रहेंगे, चिंतनशील लोग रहेंगे तो सरकार को लाभ होगा। चंद्रशेखर जी ने कोई नाम सभासदी बनाए तो परिवार वाले कहेंगे उनको मंत्री जल्दी से पकड़ लो। और एक काम और किया चंद्रशेखर जी ने, जो हम लोग राजनीति के लोग हैं, चंद्रशेखर जी ने भारत की क्या संदेश दिया? भारत के अंदर एक संदेश दिया कि 1977 अब जमाना पलट गया है। अब सत्ता की चौखट पे लाइन नहीं लगती, सत्ता का मुखिया गरीब की चौखट पर आता है और लोगों ने अखबारों में फोटो देखा। एक गांव में चौखट भी नहीं थी, एक तरफ बांस था, ऊपर से एक डंडी लगी हुई थी, किसी तरीके से दरवाजे का बनाया हुआ था। घर के अंदर एक टुकड़ी घास पड़ी हुई थी, पूरी तरह बांध भी नहीं था। चंद्रशेखर जी ने सत्ता की और गए और घास पर जाकर बैठ गए। और हिंदुस्तानों के अखबारों ने लिखा था कि आज वो सपना पूरा हुआ कि सत्ता गरीब की चौखट पर थी। ये चीजें हैं जो हमारे बीच में आज बंगाली प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा के भाई गोपाल अग्रवाल जी, इनको भी 2 मिनट सुनने का मौका मिला था जब वो प्रेस वाले भाइयों से बात कर रहे थे, तो विषय से कैसे जोड़ा जाता है क्या सीखने को मिला। हमारे सरल हृदय और पार्टी की जो मूल पृष्ठभूमि है, जो हमारी पार्टी की यूनिवर्सिटी है, उससे बिल्कुल मैच करते हुए हमारे भाई जिलाध्यक्ष जी रामसाई यादव जी और एक नए जोश का आधार जिसको आने की खबर सुनके करीब पहुंचने के लिए बाहर मंगाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के लिए हमारे बड़े भाई बहुत पुराने संघर्ष के साथी और
काफ़ी समय से अलग अलग नाम की पार्टियों में हम लोग साथ संघर्ष करते रहे। और सभी साथी और खासतौर से आज के कार्यक्रम के निशान गोष्ठी कार्यक्रम अमित सिंह जी, आप बधाई की बात करें। आज सबसे पहले मैं बधाई तो देना चाहूँगा अपने जिला अध्यक्ष श्री रामनाथ यादव जी को और महामंडल अध्यक्ष जी को। विचार गोष्ठी का रूप आज मैं दिन हुए पहली बार मैंने इस कार्यालय पर देखा है। नहीं तो अभी तक केवल भाषण होते थे, कुछ लोग बोलते थे, नेता लोग बाकी सुनते थे, फिर एक भीड़ लगती थी फोटो खिंचाने की। लेकिन आज एक अनुशासन नजर आ रहा है। यदि आज की गोष्ठी से हमने 4 लोगों के मन में भी आत्मविश्वास भर दिया होगा तो शायद आज का दिन और इस पूर्ण आत्मा को बहुत शांति मिली होगी कि आज हमने 5 कार्यकर्ता ऐसे मजबूत कार्यकर्ताओं को मनोबल बना दिया जो आगे जाके कोई बात आता है। साथियों, जैसा कि मैं और किसी विषय में नहीं बोलना चाहता, लेकिन भाई रईसु जी से, राहुल चतुर्वेदी जी से कल रात को बड़ी चर्चा हो रही कि ऐसे कैसे। मैं चाहूँगा यदि लोग विचार गोष्ठी में है तो 2 मिनट सुनने, शायद काम ही आ जाएगी बात। नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, सुन लेने में क्या है। लोग गड्डी वाले की भी बात सुनते हैं, जब वो आवाज़ लगाता है सभी वाले की बात सुनते हैं। लेकिन यदि हम घर से आए आज की विचार गोष्ठी में तो हमें प्रत्येक की बात को, प्रत्येक की विचार को जरूर करना चाहिए। तो जो बात रईसु सिंह जी से हो रही थी और भाई राहुल चतुर्वेदी जी से हो रही थी, उससे जज साहब जी थे जो समझने की है हमारी पार्टी में चर्चा बात ये हो रही थी कि कैसे छोटे छोटे लोग, बिल्कुल जिनके पास, जिनके परिवार में खाने का भी संकट रहता है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व में कैसे पहुंच जाते हैं, वो कैसे राष्ट्रीय स्तर पे अपने कार्यक्रम, अपनी छाप छोड़ते हैं, कैसे देश को नेतृत्व की बात करते हैं। चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, चाहे माननीय मुरारी सिंह जी हो, ऐसे तमाम नाम है, नामों में जानेंगे। साथियों, अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूँ, ज़्यादा समय भी नहीं दूंगा, कुछ 4-5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। तो चर्चा ये चल रही थी कि क्या संघर्ष के रास्ते से आदमी, कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व करने की स्थिति में आ सकता है कि नहीं। तो रईस भाई ने कहा उदाहरण तो बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए, जिला स्तर पे भी नाम लिए गए। अगर राष्ट्रीय स्तर को चलिए छोड़ देता हूँ, आपके सामने आप उनको देख सकते हैं। भाई रईसु सिंह जी को 23-24 साल से जो मैं देख रहा हूँ, आज की स्थिति ना देखें, अगर 25-30 साल पहले की स्थिति देखे तो कम से कम भाई मदद उन्होंने कितना संघर्ष किया। हमारे मेयर साहब, अगर हम इन लोगों में संघर्ष की कहानी को देखें, ये ना देखें कि आज रईस भाई किस स्थिति में है, जिला अध्यक्ष किस स्थिति में है। भाई अग्रवाल साहब से मैं वैसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन संघर्ष इन्होंने भी जरूर किया होगा, क्योंकि राजनीति इतनी बेदर्द है, आसानी से रास्ता किसी को नहीं देती। आपको आगे आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लोग आपको तभी स्वीकार करते हैं जब आप विचारों के माध्यम से जाके उनके दिल और मस्तिष्क में बैठ जाते हैं, तो तभी आपको स्थान देते हैं। वरना बलिया का जो एक गांव, जो बलिया के सेंटर से यानी स्टेशन से 81 किलोमीटर दूर इब्राहिम पट्टी नाम है, वहाँ आज भी, आज तो खैर वहाँ बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं उस दौर की बता रहा हूँ, 90 की दशक की भी बता रहा हूँ। उस समय वहाँ उस गाँव में जाने के साधन नहीं है। अगर वहाँ से कोई आदमी निकल के आता है और शहरी राष्ट्रीय आग तक अगर पहुँचता है तो जरूर उसमें कोई ना कोई ऐसी खासियत होती है इतने लंबे सफर के साथ। लेकिन क्या आज के दिन हम, आज का दिन जोशी की बातों का करने का नहीं है। मैं चाहूँ तो ऐसी बातें कर सकता हूँ कि आप लोगों का समर्थन ताली के साथ मुझे मिलेगा। मैं आपके दिल तक जाना चाहता हूँ। अगर आज हम में से कोई भी, मैं कह रहा हूँ सबसे पीछे बैठे हुए वो सबसे कुछ कार्य करता है, वो भी अगर घर से आए होंगे तो जल्दी उठे होंगे, घर में कहा होगा, कोई ना कोई काम होगा, आज वो आए। लेकिन क्या आज के समय को हम सार्थक कर सकते हैं? यहाँ होंगे आने को सार्थक कर सकते हैं?
उनकी उपस्थिति से पार्टी और उस विचार को जिससे माननीय प्रधानमंत्री चल रहे हैं उस विचार को समाजवादी विचार में ऐसा विचार है क्या हम उसको मजबूत कर सकते हैं? या सिर्फ हम आए हैं भीड़ बढ़ाने के लिए, या सिर्फ हम आए हैं एक फोटो खिंचाने के लिए अपने उसमें सेल्फी का युग हंसी आती है। आज हंसी आती है देश के ऊपर सुन के कि सेल्फी भी एक आदमी मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ जो बिना सरकार की बात नहीं है। तो कहता है मुझे अपनी बच्ची के साथ तो ये भी कहता जहाँ की हमारे नेता कहते हैं चाहे अखिलेश जी हो चाहे हमारे माननीय मुलायम सिंह जी हो उनके उपलब्ध का इंतजाम करने की बात है। हम रात को बैठ कर मुझे थोड़ा सा समय बैठने की इजाजत रईस भाई अपने यहाँ देते थे अपने साथ ले लेते तो हम देखते हैं हमें कैसे कैसे दर्द से पीड़ित लोग आते हैं। आज समाज से निकलने के लिए आज जिंदा रहने के लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी है। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा अपने कार्यकर्ताओं की बात, लेकिन कोई भूखा रोटी मांगे ये समस्या ज्यादा है तो नहीं आप योगासन करो। जिसका पेट पहले से योगासन कर रहा है उस योगासन में जरूरत ज्यादा है तो समझता नहीं है किसी को योगासन करने की जरूरत और ये प्रक्रिया भटकाने की राजनीति होती है। एक बात के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक बार चंद्रशेखर जी से पूछा वैसे तो इतना बड़ा व्यक्तित्व है, हम तो परिवार के छोटे बच्चे रहे तो हमारी अनुमति नहीं होती थी कुछ बात करने की। मुझे जब मैं 93 का चुनाव यहाँ से आगरा छावनी से लड़ा था विधायक था तो उस समय जनता दल हुआ करती थी। मुझे आज भी बड़ा गर्व होता है तो चुनाव हार गया कोई बात नहीं, लेकिन जो मुझे इस पार्टी का चुनाव का जो सिंबल दिया था वो इतने बड़े बड़े नेताओं के बाद जब मुझे दिया गया था तो मधु बेलवते जी ने दिया था। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस नाम को जानते हैं, लेकिन अग्रवाल साहब बैठे जिलाध्यक्ष के शहराध्यक्ष के राजनीति जी ना इतने बड़े नाम लगता था कि हम इनकी इज्जत रख पाएंगे चुनाव के नतीजे से नहीं अपने आचार में। 96 में मैं 13 वर्ष से लड़ा था केवल इस बात के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह से लड़ना चाहिए। अब आगे हमें हारना था क्योंकि अब जाति की धर्म की ऐसी राजनीति करते हमें वोट की देते जज्बाती सवालों में बात नहीं। अभी किसी भाई ने कहा था कि अध्यक्ष जी में कहा जाता है जैसे माननीय मुलायम सिंह जी को नेता जी कहा जाता है वैसे ही चंद्रशेखर जी को अध्यक्ष जी कहा जाता है। तो अध्यक्ष जी की नर्सरी में बहुत सारे नेता गए चाहे किसी भी पार्टी की हो, बहुत सारे नेता वहाँ से सीट के आधार की गड़बड़ है। जैसे ही चाली में पौधा कहीं भी जन्म लेता है लेकिन वो पौधा एक बार डरते डरते उनका अच्छा मूड देखकर हम कई लोग बैठे थे। इस बात को उससे पहले ही बता रहा हूँ चंद्रशेखर की आदत बदल भाई को मालूम होगा बदल गया चीज तो अक्सर आकर मूड में कहते थे चलो आज हम बैठे हैं हम सुनेंगे जैसे देख भाई और कार्यकर्ता में इतना मनोबल बढ़ जाता था क्योंकि अध्यक्ष जी बैठे और अध्यक्ष जी बैठे और सुन रहे थे अंदर से आदमी ऐसी बात नहीं करता था विचार की बात करता था फॉर्म के आता था उस गाँव देहात की बात करता था उसे सीखने को मिलता था और उतनी ही पूंजी से उसके इंजन में इतना इंजन ऑयल पड़ जाता था उसके अंदर कि वो रोके नहीं होता था वो कार्यकर्ता तुरंत सीखा। ये एक बस आखिरी बात जो सागर के सागर जैसी बात मैं कहना चाहता हूँ जो मैंने उनसे प्राप्त की थी अगर आप लोग समझ पाएंगे तो उसको समझेंगे और आज की राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात बहुत मुश्किल से जब एक बार मौका मिला तो हम लोग पटना जा रहे थे राजभवन का कोई कार्यक्रम ट्रेन का समय था तो जब स्कूल जाते थे हम लोग नहीं होता था तो आसपास जो लोग होते थे उनको ट्रेन में घुमा लेते थे उनके साथ चलते थे। उससे पूछा 4-5 लोग थे उनमें से मैंने ही पूछा कि आज दूसरा गांधी क्यों नहीं पैदा हुआ। सवाल शायद आपके मन में भी कभी सोचिए आज दूसरा महात्मा गांधी क्यों नहीं पैदा हुआ। बड़े बड़े नेता आते हैं बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं उन दिनों किसान नेता टिकैत साहब मतलब चढ़ के थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। टिकैत साहब वैसे भी थोड़े रूप भी भाई कौन था यादव जी आपको याद होगा दिल्ली में उन्होंने सारे लोग बना दिए थे और हालत खराब हो गई। तो उन्होंने कहा था कि जनता एक बार जो आदमी आता है और उसे लगता है कि इसके ऊपर विश्वास किया जाता है उसको विश्वास देती है और जिसको वो विश्वास देती है वो महात्मा गांधी जैसा होता है। लेकिन विश्वास देने के बाद
अब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो महात्मा गांधी जैसा एक्ट कि लोगों का विश्वास करना। उन्होंने जो सवाल का जवाब दिया उसे आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया, उल्टा चलते अरविंद केजरीवाल को लोगों ने कितना विश्वास दिया, लेकिन धीरे धीरे वो विश्वास खत्म हुआ। हमारे वही भाई का डायलॉग है, इसको गलत होगा, वो ढक्कन होगा। इससे और पीछे हम बोलते हैं, अब नाम लूंगा तो शायद कोई आदमी मेरी बात को पकड़ेगा कि इन लोगों का अपमान हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समर्थन देना, लेकिन जनअपेक्षाओं में नहीं आया, वो और समय के साथ तो साथियों बात लंबी होती जा रही है। मेरे पास तो केवल उनके संस्मरण ही है, लेकिन बस इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हमें नहीं मालूम जो इधर जितने भी लोग बैठे हैं, वाकई में नहीं मालूम ऊपर वाला किस पर तरीका लगा के लेकर आप में से कौन चंद्रशेखर बनेगा, कौन माननीय मुलायम सिंह बनेगा, लेकिन ये तय जरूर है कि राजनीति में यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से आता है और ईमानदारी से विचारों की बात करेगा, नारों की बात नहीं होती है, अंदर जब विचार पूरा होगा, विचार से ईमानदारी होगी, आपकी वाणी से ऐसे शब्द निकलेंगे, ऐसे शब्द निकलेंगे जो गरीब को छू जाएंगे, जिसकी आप हमें बस इसी चीज को ध्यान में रखना चाहिए। कोई शॉर्टकट, कोई चर्चागिरी, कोई मीडिया वाली आपको आगे नहीं ले जा सकती। अक्सर लोग लड़ाई लड़ते हैं तो खबर में नीचे के 5 लाइनों में यदि आप विचार की बात करेंगे तो एक दिन वो होगा कि आपके घर के आगे आपका विचार जानने के लिए वो सारे लोग इकट्ठे होंगे, गरीब आपके घर के अंदर आपके पास होगा, मीडिया बात करी आपको छापने का काम करेगी, देश आपको करने और आप सभी को शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ चंद्रशेखर जी की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी, आप सभी को हम सबको अपना आशीर्वाद जरूर। प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है और हम लोग यहाँ खराज अकीदत पेश करने के लिए सारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग जमा हुए हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और यहाँ सर जितने भी लोग हैं सारे लोग उनकी कार्य प्रणाली से इतने प्रभावित थे कि और बहुत से तो नए लोग हैं जो पढ़ते हैं, हम लोगों ने तो उनके साथ काम किया है। 1993 में जब आप आए थे यहाँ आगरा भ्रमण पर, पैदल यात्रा थी, तो जब हमारी मुलाकात हुई तो बड़े सरल स्वभाव के थे और सीधे वहाँ धूलीखार की गलियों में भ्रमण करने के लिए हमारे साथ निकले और बहुत एक साधारण से घर में बैठ के पूरी बातचीत हुई, क्योंकि वो एक साधारण परिवार से निकले, कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उनका एक मिशन था, एक सोच थी, एक टारगेट था। किसी चीज़ का लक्ष्य अगर दिमाग के अंदर हो तो वो व्यक्ति उस लक्ष्य को पा सकता, बशर्ते उसकी नीयत साफ हो। तो वो चीज़ उनके अंदर थी और एक दृढ़ निश्चय था। और अर्जुन की जैसे आँख पे निशाने वाली बात है, एक लक्ष्य था जो साधे हुए थे, एक टारगेट था जो उन्होंने साधा और उस टारगेट को हमेशा उन्होंने अपने मन में रखा और हिंदुस्तान की जनता में अपनी छाप छोड़ी और उस प्यार और दुलार के साथ सीधे कभी किसी कोई पद ग्रहण उन्होंने नहीं किया। सांसद जरूर रहे, लेकिन बहुत प्रलोभन दिया, बड़ी बड़ी पार्टियों ने प्रलोभन दिया। कांग्रेस ने कहा कि आपको हम पद देते हैं, आपको हम कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, आपको रक्षा मंत्रालय देते हैं, आपको गृह मंत्रालय देते हैं, लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया और सीधे लक्ष्य पे जो निशाना था, जो मैंने कहा, उस लक्ष्य को साधते हुए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने लक्ष्य को साध कर और एक बैकवर्ड समाज को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और उसकी नींव डाली। मैं ये कहता हूँ कि सारा कुछ उन्होंने उच्च समाज के साथ साथ बैकवर्ड समाज के लिए बहुत काम किया और ख़ास तौर से मुस्लिम्स के प्रति उनकी बड़ी वेदना थी और वो सोच भी रखते थे कि उनको आरक्षण दिया जाए। और समाजवादी पार्टी उसी विचारधारा पे आज काम कर रही है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लिए आज समाजवादी पार्टी ने उनके जन्मदिन पर एक छुट्टी की भी घोषणा की है और
उनको खराज अकीदत के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को यहाँ पर हम लोग नमन करते हैं और सलाम करते हैं। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व पैदा होना असंभव सी बात है। जो उन्होंने करके दिखाया, भारत की राजनीति में जो एक उबाल ला के दिया, एक सोच पैदा की, मैं समझता हूँ एक विलक्षण व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। और एक जिनका एक सोच होती है, जो लक्ष्य होता है, उसको साथ के जो व्यक्ति चलता है वो ज़रूर कामयाब होगा, ऐसा उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। आज भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी मुदाखलत अकेले व्यक्तित्व का जो नज़रिया था, पूरी पार्टी को उन्होंने अपनी तरफ इर्द गिर्द लेते हुए और ख़ुद प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री काल में कार्य किए जो भारत के लिए बाकी सोने की चिड़िया साबित हों। अगर वो कुछ दिन और रहते तो भारत की दिशा और दिशा को एक नई दिशा मिलती। उस दौरान जब चंद्रशेखर जी माननीय प्रधानमंत्री थे तो खाड़ी युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने बहुत कोशिश की यहाँ, क्योंकि वो हर दिल सम्राट थे। वो हिंदुस्तान की एकता, एकजुटती और को एक साथ लेके चलना चाहते थे, सुलह-कुल के प्रतीक थे। तो खाड़ी में जब युद्ध हो रहा था तो उन्होंने अमेरिका को यहाँ से जहाज़ों में तेल भरने की परमिशन कतई नहीं दी थी, ताकि इसलिए कि हमारे जो खाड़ी के देश हैं वो मुस्लिम देश हैं और उन पर अमेरिका अत्याचार करे। और मेरा ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान से मैंने पेट्रोल दिया उन्हें, ये मैसेज कतई नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि वो इस हामी में भी थे कि वो कभी ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का आयत हो, और मुसलमानों के साथ पूरी हमदर्दी के साथ उन्होंने हमेशा साथ दिया। और यदि वो रहते तो हमें आरक्षण की सुविधा भी उसी टाइम मिल जाती। हम भी 18% की उम्मीद लगाए बैठे थे और वो मिल जाती। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान आता है। स्टेट गवर्नमेंट में आरक्षण की बड़ी भारी दिक्कतें होती हैं, लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं, फिर आरक्षण में ही रह जाता। तो मैं तो ये कहूँगा हमारे माननीय नेताजी प्रधानमंत्री बने ताकि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा उसका लाभ मिले। मना रहे हैं जिन्होंने देश को समाजवाद की एक संदेश देने के और देश को समाजवाद के प्रति तटस्थ किया। निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय मुलायम यादव इस समाजवाद की साम्यवाद के संघर्ष को लेकर के आप देश में जगा रहे हैं, माननीय यादव की जगा रहे हैं। हमारे एक खासकर समाजवादी पार्टी का विचार भरा जगा रहे हैं कि विश्व के बहुत बड़े उत्पाद है। देश के प्रथम समाजवादी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चौधरी चंद्रशेखर सिंह उनकी 8वीं पुण्यतिथि मनाई है। इस हमारे अध्यक्ष रईस भाई के नेतृत्व में एक विचार गोष्ठी रखी है कि कैसे कैसे गरीब स्तर के लोग भी राजनीति, उच्च स्तर की राजनीति कर सकते हैं। जिस तरह चंद्रशेखर ने अपने सिद्धांतों को ना तोड़ते हुए, मेहनत करते हुए एक प्रधानमंत्री के प्रति सामाजिक प्रधानमंत्री और समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि सभी पार्टी की अध्यक्ष, सेंट्रल के अध्यक्ष, संगठन के महानगर और जिला अध्यक्ष और व्यापार सभा के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल, प्रदेश के अध्यक्ष आज आए हुए थे। सभी लोगों ने चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला, क्योंकि चंद्रशेखर जी ऐसे नेता थे जो किसान परिवार से, निर्धन परिवार से निकल करके हिंदुस्तान की सत्ता के शिखर पर पहुंचने का काम किया। कभी मंत्री नहीं रहे, कभी किसी स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं रहे, सीधे सीधे प्रधानमंत्री बनने का काम किया। उन्होंने हमेशा आम जनता की बात करने का काम किया, किसान, मजदूर, नौजवान की बात करने का काम किया। इस गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने चंद्रशेखर जी के जीवन काल में हुई बहुत सी ऐसी घटनाओं पर प्रकाश डाला जिन्हें सुनकर समस्त युवा कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया। सभी युवा कार्यकर्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। युवा कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम भी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के पद चिन्हों पर चलकर उनके द्वारा देश को दी गई नई पहचान के साथ उनको अपना आदर्श मानते हुए राजनीति से देश को नई प्रगति देंगे। रमजान के मुबारक माह के चलते शहर भर में रोजा अफ्तार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बमरौली कटारा पर रोजा अफ्तार का आयोजन हुआ, जिसमें शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन, वरिष्ठ सपा नेता ठाकुर पवन सिंह के साथ साथ तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोजा अफ्तारी के लिए बमरौली कटारा में आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा,
सभी लोग, पूरी जमात इकट्ठी थी। सभी लोगों ने बहुत अच्छा आवभगत स्वागत करी और यहाँ पर रोज़ा अफ्तार किया गया। बहुत अच्छा लगा। ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ है कि अमन चैन कायम रहे, सभी लोग एक दूसरे से इसी तरह मिलजुल कर रहें। हिंदू लोग ईद की तैयारी करें और मुस्लिम लोग दीपावली संग मिलकर बनाएं। ये हिंदू मुस्लिम संग सौहार्द वातावरण है, इसको ख़राब ना करें। आपस में भाईचारे का तालमेल बना रहे। इसी तरह से हम लोग उत्सुकता के साथ रोज़ दिन पर दिन ये चलता है। देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि इससे अच्छा कोई माहौल नहीं मिल सकता। हिंदू मुस्लिम एकता का इससे बढ़िया दुनिया में कोई मिसाल हमको देखने नहीं मिलेगी। डेली हम लोग रोज़ा अफ्तार में जा रहे हैं। आज यहाँ पे हमारी पार्टी के ही नेता भाई मनीष जी ने यहाँ पे बमरौली कटारा में जो रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और तमाम हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पर एक साथ मिलके अपना भोजन वगैरह कर रहे हैं। ये जो रमज़ान का महीना चल रहा है और प्रतिदिन शाम को जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसमें जो रोज़ा खोला जाता है, उसकी इबादत होती है, उसका खाना होता है, इससे एक अच्छा संदेश जाता है। सब लोग मिलजुल करके, अन्य लोग भी, समाज के, परिवार के, रिश्तेदार, बंधु सब एकत्रित होते हैं और सामूहिक भोज और सामूहिक इबादत, ये एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जो सभी को एक अच्छा संदेश देती है। बमरौली कटारा में 20वां रोज़ा मनीष खान साहब के यहाँ आयोजित हुआ और इसमें तमाम समाजवादी पार्टी के लोग, मेरे तमाम साथी यहाँ शिरकत किए और यही दुआ की अल्लाह तबारक ताला से कि इस शहर में अमन व अमान कायम रहे। और जिन्होंने हमें रोज़ा कराया है, रोज़ा की ये दावत दी है, उनको अल्लाह तबारक ताला बहुत नियामतों से नवाजे। उनकी अक़ीदत और भाईचारे का जो प्रेम यहाँ देखने को मिल रहा है, सारे लोग जमा हैं यहाँ, तमाम जमात के लोग मौजूद हैं, तमाम धर्म और जाति के लोग मौजूद हैं और ये एक अच्छी मिसाल कायम की है इन्होंने, क्या राष्ट्रीय एकीकरण की जो मिसाल कायम की है मनीष खान साहब ने। तमाम मतलब सारे समुदाय के लोग, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, सारे लोगों को यहाँ बुला के रखा है इन्होंने और एक अच्छा मैसेज गया है। ये रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम रखा हुआ है और इसमें ये अमन और शांति के लिए हमने हिंदू मुस्लिम सारे ही समाज के लोगों को बुलाया है और अपने शहराध्यक्ष रईसुद्दीन जी को बुलाया है। उनके नेतृत्व में ये रोज़ा अफ्तार किया है। सब लोगों को अच्छी तरह से बैठा के रोज़ा अफ्तार करवाया। अब इंशाअल्लाह खाना खिलवाएंगे। बाकी सब हमारे यहाँ जितने भी क्षेत्र के सामान्य और कार्यकर्ता और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी हमारे सम्मानजनक लोग हैं, सबको हमने बुला के रोज़ा अफ्तार कराया है। थाना शमशाबाद क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक शव मिला जो लहरा गांव के ट्रक ड्राइवर नेमी चंद का था। शव मिलने की सूचना पाते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तक तहरीर नहीं मिली है, तो हमारी फील्ड यूनिट आई, फोरेंसिक यूनिट, वो आके पूरे एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। पैसे के लालच में शातिर बैंक में चाकू लेकर घुस गया और एक महिला को दबोचकर उसकी गर्दन पर चाकू लगा दिया। इस महिला को जान से मारने की धमकी दे बैंक कर्मियों से 10 लाख रुपए मांगने लगा। इस दौरान बैंक के अंदर लोगों में भगदड़ मच गई। उस शातिर को भीड़ ने दबोच पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन शातिर एक हरकत बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगरा के थाना शाहगंज इलाके में स्थित यूनाइटेड बैंक के अंदर जिस वक्त लोगों की काफी भीड़ थी, उसी दौरान एक युवक हाथों में चाकू लेकर बैंक के अंदर घुसा और घुसते ही बैंक के अंदर एक महिला को चाकू की नोक पर ले लिया। महिला की गर्दन पर चाकू लगाकर बैंक कर्मियों से 10 लाख रुपए मांगने लगा और न देने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी लगातार देता रहा। काफी देर बैंक में अफरा तफरी मची रही। बाद में भीड़ ने उस शातिर से महिला को छुड़ा दिया और शातिर को दबोच लिया। शातिर बीटेक का छात्र लखन है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस शातिर की एक करतूत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने लखन से चाकू बरामद कर दिया है। उसने एक यहाँ पर महिला को पकड़ लिया, उसके गले पर चाकू लगा दिया और कहा यहाँ शोर मचाया कि अगर 10 सेकंड में 10 लाख रुपए दे देंगे
तो छोड़ दूंगा, अदरवाइज मैं इस लेडी को गला काट दूंगा। के लिए सोई पकड़ लेंगे, जो पकड़ कर मुंह में हाथ डाल के नहीं, छुरी लगा रही, निशान भी आता है। थाना एतमादपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय दबंग युवकों द्वारा लगातार छींटाकसी कर परेशान करने से आजिज आ चुकी युवती ने परिजनों के साथ डीआईजी से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैं जब पढ़ने जाती थी तो ये 3-4 लौंडे मुझे परेशान करते थे। जब मैंने इनसे मना करी, मैंने कि मैं अपने भाइयों से कह दूंगी, तो कहने लगे तेरे भाइयों को मार दूंगा मैं। तो इस डर से मैंने अपने भाइयों को बताया नहीं। मेरे मम्मी पापा गए थे दवाई लेने आगरा। जब मैंने ये लोग आए छत से कूद के मेरे घर में, तो मैंने इनसे हो गई, मैंने कि कौन है, मैंने कि कौन मर गया है, मैंने की देखा तो इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, जो नाखून लग गए मेरे। पुलिस के लाख दावों के बावजूद भी इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हर रोज कोई ना कोई वारदात को अंजाम दे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। आज भी थाना ताजगंज के बमरौली कटारा में चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को साफ कर दिया और स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की। आगरा में जाम की सबसे बड़ी समस्या है और उसे पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है आगरा में दिनों दिन बढ़ रहे निजी और व्यावसायिक वाहन। आगरा में पिछले 10 वर्षों पर गौर किया जाए तो सड़कों के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए हैं। कहीं सड़कों पर गड्ढे, कहीं जलभराव, तो कहीं अतिक्रमण होने के कारण सड़कों के हालात बदहाल हैं। वहीं इन 10 सालों में वाहनों की संख्या में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान समय की बात की जाए तो शहर में सड़कें चौड़ाई में कम और बदहाल स्थिति में ज्यादा नजर आती हैं। वहीं इन पर दौड़ने वाले वाहन दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, जो जाम को दावत देते हैं। देखा जाए तो इस दावत को भी संभाला जा सकता है, बशर्ते वाहन चालक और यातायात की व्यवस्था संभालने वाले सरकारी मुलाजिम अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। सैलरी रोके जाने से यहाँ शिक्षकों ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ उठाई आवाज, जिन्होंने उपजिलाधिकारी आगरा के यहाँ प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। यहाँ बता दें कि रैपिड सर्वे में ढिलाई के चलते इनका वेतन रोक दिया गया है, जिससे संबंध में पीड़ित शिक्षकों ने प्रशासन से वेतन रिलीज करने की गुहार लगाई है। आगरा में दर्जनों शिक्षकों के वेतन रोकने से उनमें भारी अशांति देखने को मिली है, जिन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया और उपजिलाधिकारी आगरा से मिलकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। शिक्षकों ने बताया कि उनकी ड्यूटी आधार लिंक कराने के लिए लगाई गई थी, लेकिन घर घर जाने के बाद भी जब जनता ने रिस्पांस नहीं दिया तो वो लोग टारगेट से पीछे हट गए, जबकि विभाग ने उनके वेतन काटने की कार्रवाई कर दी। सभी शिक्षक जिसका पुरजोर विरोध करते हैं कि आधार कार्ड के लिए हमारा बीएलओ घर घर जाकर विधिवत पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन कुछ समस्या ये आ रही है आधार कार्ड ना होने के लिए। उसके बारे में हमने उनसे निवेदन किया कि उनका वेतन अभी ना काटा जाए, उनको कुछ समय दिया जाए, जिसका कि IAS दिनेश कुमार जी ने हमको पूर्णतः आश्वस्त दिया कि किसी का वेतन नहीं रोका जाएगा। जबकि कुछ लोग मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रोजा होने के बावजूद अपने काम को पूरी निष्ठा से करने का दावा भी किया। सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बैठा है। रोजे के बावजूद भी हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। आज भी हम सब लोगों का रोजा है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। BLO का काम हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, और हम ईमानदारी से कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम थोड़ा सा स्लो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने रोजे भी देख रहे हैं, उसमें हमें कुरान शरीफ भी पढ़ना होता है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आप हमारा वेतन रोक रहे हैं, तो ये बात गलत। इन लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो वो लोग अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ साथ शिक्षण कार्य भी बंद कर देंगे, जिसका पूरा उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा। आगामी समय आने वाले पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासन ने शुरू की कवायदें, जिसमें सहयोग न करने वाले BLO के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। SDM सदर A दिनेश कुमार ने बताया कि प्रशासकीय कार्यों में सहयोग न करने के चलते सभी को नोटिस थमा दिया गया है। पंचायत चुनाव आने वाली है, उसी का पुनर्निरीक्षण चल रहा है। इसी के अलावा विधानसभा पे वोटर लिस्ट का साथ भी ये आधार कार्ड लिंक करने पड़ेगा। इसी का काम भी 4 महीने से चल रहा है। तो अभी इसी का प्रगति बहुत कम है। इसी का स्पष्टीकरण मांग रहे और इसी का कुछ विभाग की कार्रवाई करने के लिए रेकमेंड करने पड़ेगा। कुछ पहले इसी का चिट्ठी भी जा चुका है कि आधार विधानसभा पे कम से कम 78% का आधार कार्ड बन चुका है टोटल पॉपुलेशन पे। मतलब हमारा BLO लोगों का अभी तक बहुत कम प्रगति है ढिलाई काम में। वोटर लिस्ट आधार कार्ड लिंक करने के काम बहुत कम प्रगति है।
हर लोगों को ये 100 200 इसी तरीके। तो इसी कुछ प्रेस करने के लिए इसी का ये लोगों का क्यों 4 महीने हो चुका है अभी तक इसका कोई भी एक्शन दिया। हाँ, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं और इसका कुछ ठीक नहीं है, मतलब कुछ वैपारिक कार्रवाई के लिए बोल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562-688-8845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। प्रशासन की सर्किट रेट बढ़ाए जाने की मंशा के खिलाफ अभी से उठने लगी है आवाज। शहरवासियों ने जिसके खिलाफ स्वर मुखर कर दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित बढ़ोतरी के लिए उन्होंने इस कार्यवाही को गलत ठहराया और विकास कार्य कराने के बाद ही उन क्षेत्रों में दरों को बढ़ाने की बात पर जोर दिया। जिला प्रशासन द्वारा अगस्त माह में प्रस्तावित सर्किट रेट्स में बढ़ोतरी को लेकर आपत्तियां आना शुरू हो गई हैं। शहरवासियों को जिस पर खासा ऐतराज है, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पिछली बढ़ोतरी के बाद से किसी भी इलाके में एक भी रुपए का विकास कार्य न होने की बात कही।
आम जनता के लोग तहसीलों में आए दिन रजिस्ट्री और अनुबंध कराने के साथ सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व अदा करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेज के बाद भी मूलभूत सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं हुआ। मुझे 3 महीने पहले ही सर्किट रेट बढ़े हैं और उसके 5-4 महीने बाद ही अगर दोबारा रिवाइज कराना तो रिवाइज कराना भी एक तरीके से भ्रामक स्थिति है, क्योंकि इससे भाई जनता को तो कोई लाभ है नहीं, जनता को तो सिवाय नुकसान है। जितना भी सर्किट रेट से या राजस्व से इनकम बढ़ रही है उतना विकास कार्यों में तो कुछ दिख नहीं रहा। आगरा का विकास तो आज से 10 साल पहले जैसा था, आज से 10 साल बाद वही स्थिति है। आगरा के विकास की सड़कें की पूरी स्थिति तरीके से है। आप देख लो इस प्रांगण तहसील परिसर में रजिस्ट्री ऑफिस है, यहाँ पर भी सुविधाओं का अभाव है। इस तरह से जो लोग चल रहे हैं ग्राफ घट रहा है, न कि बढ़ रहा है। जब से आप देखिए 2014 में जिन्होंने बढ़ाई रुकते 2015 में 3 मार्च से सर्किट रेट बढ़ी, वो क्या ग्राफ को देखते हुए अधिकारियों को भी नॉलेज में ये चीज़, क्योंकि इस तरह से जो अपनी सर्किट रेट में बढ़ा रहे हैं उस तरह से आप बताइए मुझे कहाँ डेवलपमेंट चार्ज और ये सारी चीज़ें लेते कहाँ किया ये बताया हमने। ऐसा कुछ नहीं, सिवाय आम जनता को लूटने के अलावा कुछ नहीं है। दरअसल अभी 3 महीने पहले भी 15-20% तक सर्किल रेट बढ़ाए गए थे, जबकि इतने त्वरित समय में एक बार फिर इस तरह की प्रक्रिया अमल में लाने से तहसीलों के निबंधन कार्यालय में चर्चाओं का बाजार गर्म है, जो दबी जुबान से इसे अतिरिक्त भार करार दे रहे हैं। हाल ही में 1 जुलाई को आरटीओ विभाग ने यूपी रोडवेज के साथ मिलकर दुर्घटना रहित दिवस मनाया था और वाहन चालकों को यातायात नियमों पर चलने के लिए जागरूक किया था। साथ ही अभियान चलाने की बात भी की थी, लेकिन जिस तरह नो एक्सीडेंट डे ऐसे दिवस पलक झपकते ही निकल जाते हैं, वैसे ही सरकारी अधिकारियों के वादे भी हवा में उड़ाते दिखाई देते हैं। सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की बिगड़ती चाल को सुधारने का दावा करने वाले सरकारी विभागों के दावे और वादे उस वक्त बेमानी हो जाते हैं जब यातायात नियमों के लिए मनाए जाने वाले विशेष दिनों पर तो सरकारी अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं और बाद में वो उन्हें पूरा नहीं करते, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ती दिखती है। अभी हाल ही में परिवहन विभाग ने दुर्घटना राहत दिवस मनाया था और आने वाले दिनों में यातायात के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का वादा भी किया था। आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और परिवहन विभाग की तरफ से दुर्घटना राहत दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से लोगों को दुर्घटना से बचाव के संबंध में, वाहन को चलाने के संबंध में, वाहन से संबंधित जितने भी रूल्स और रेगुलेशन को उनके संबंध में जागरूक किया जाना है, उनको बताया जाना है। आपने सुना होगा एआरटीओ साहब ने जो कहा, लेकिन इन्होंने जो कहा वैसा 1 जुलाई के बाद से अभी तक कहीं नहीं दिखाई दिया, जिसे यातायात को सुचारू रूप से चलाने वाले विभागों के अधिकारियों की लापरवाही कहेंगे, क्योंकि सरकारी विभागों के अधिकारी मीडिया के सामने जो बयान देते हैं उन्हें मीडिया के माध्यम से जनता देखती है और सरकारी विभागों द्वारा होने वाली कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करती है, जिसके चलते वो यातायात नियमों का पालन करने का प्रयास भी करती है। लेकिन जब नियत तिथि पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न होती देख जनता उन दावों और वादों को झूठा मानकर अनदेखा करने लगती है और यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती है, जिसका पूरा जिम्मेदार वो अधिकारी है जो कैमरों के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वास्तव में वो बातें खोखली साबित होती हैं। बुधवार को डाक विभाग के प्रधान डाकघर पर प्रोजेक्ट एरो के तहत 5 देशों के डाक अधिकारियों ने दौरा किया। 5 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान डाकघर पर इंडिया पोस्ट सर्विस का बारीकी से अध्ययन किया और ऐतिहासिक इमारत की तारीफ की। साथ ही एक दिन पहले खुले एटीएम व्यवस्था को भी डाक विभाग की उपलब्धि बताया। डाक विभाग में कागजी कार्रवाई के स्थान पर हाईटेक कंप्यूटर सेवा को लाने के लिए प्रोजेक्ट एरो को लाया गया था, जिसके तहत डाक विभाग लगातार अपने विभाग में बदलाव लाता जा रहा है और भारत देश की सबसे बड़ी नेटवर्किंग व्यवस्था भारतीय डाक विभाग की इस बदलती तस्वीर को देखने, उसे जानने और उसे सीखने के लिए दूसरे देशों के डाक अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल भारत आते रहता है। ऐसा ही एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को प्रधान डाकघर पहुंचा और आगरा के सबसे बड़े डाकघर की डाक सेवा का गंभीरता से मंथन किया। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत मधुर संबंध रखता है और इन संबंधों की प्रगाढ़ता में इंडिया पोस्ट भारतीय डाक का एक अहम स्थान है। विभिन्न देशों के ऑफिसर्स और कर्मचारी भारत में भारत का पोस्टल सिस्टम, यहाँ की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और किस तरह से हम लोग अपने ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं, इसके अध्ययन के लिए आते हैं ताकि यहाँ से वो नई चीज़ों को सीख कर जाएं और अपने पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन में
उन चीज़ों को लागू कर सकें, उनसे ज़्यादा बेहतर फ़ायदे उठा सकें। डीपीएस आगरा विनोद कुमार ने बताया कि भारतीय डाक सेवा देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी नेटवर्किंग सेवा है, जहां देश विदेश से भी डाक अधिकारी जानकारी प्राप्त करने आते हैं। और बुधवार को आने वाले 5 देशों के 30 सदस्यीय डेलीगेशन ने गाजियाबाद में स्थापित डाक विभाग के रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी में कैंप करके जानकारी प्राप्त कर रहा है, जो आगरा की सेवा को देखने और जानने के लिए आगरा आया है। टीपी नगर और आईएसबीटी चौराहों पर डग्गेमार वाहनों के चलते हर रोज जाम के हालात बन जाते हैं, जिसके चलते दिल्ली आगरा हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को तो परेशानी होती ही है, साथ ही आए दिन दुर्घटना होने का भय भी बना रहता है। बावजूद इसके इस ओर किसी का भी सरकारी विभाग का कोई ध्यान नहीं है। देखिए रिपोर्ट। शाम को करीब 9 बजे मैंने अपनी दुकान बढ़ाकर यहाँ से चला गया था, तो शाम को मैं कहीं दूसरी जगह से मैं पैसे को दुकान में रखे चला गया था, 50,000 रुपये थे। और सुबह जब मैं बना रहा तो बगल वाले दुकानदार ने मेरे से फ़ोन किया था कि पंडित जी तुम्हारी दुकान एड़ा लग गया है और आके देख लो। सुबह 8 बजे फ़ोन किया था, 7:30 8 बजे जब आके देखा तो दुकान में सारे कागजात, सारे पैसे और काफ़ी कुछ सामान, पहचान पत्र वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब यहीं पे रखे हुए थे। पैसे करीब मैं दूसरी जगह गया तो 50,000 रुपये रखे थे, यहाँ पे पैसे नहीं थे और काफ़ी सामान चले, करीब 1.5-2 लाख रुपए का सामान गायब है दुकान में से। सुबह बच्चा आया, दुकान खोली है उसने, तो मालूम पड़ा है उसे दुकान में चोरी हुई है। अब निगाह करिए तो मालूम पड़ा कि बगल की दुकान तोड़ दी, उसके बाद देखी तो दूसरी भी दुकान तोड़ दी, उसमें पूरा सामान निकाल ले गए हैं, पैसे की दराज भी निकाल ले गए हैं, पैसे भी निकाल ले गए हैं। लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों की एक फोटो से सारे संगठन में मचा हड़कंप। सोशल मीडिया पर उसके वायरल हो जाने पर क्लब के जिम्मेदार लोगों ने घोर निंदा की है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जितेंद्र चौहान ने इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मामले की जांच कराए जाने की बात कही। उनके मुताबिक संगठन के लोगों या बैनर के तत्वावधान में ऐसे किसी कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रक्रिया यही है कि हमने देखा है कि अभी कहीं भी हमारे लाइंस का लोगो इसमें प्रतिबंधित नहीं हो रहा है। हम लोग आज एक जांच कमेटी बनाई है, जिसमें हमारे दोनों वाइस गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और पीआरओ 5 लोगों की कमेटी है। 15 तारीख तक वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को अपनी रिपोर्ट दे देंगे और निश्चित तौर पर जो रिपोर्ट होगी और अगर उसमें पाया जाता है कि लायंस क्लब के व्यक्ति ने और लायंस क्लब के बैनर के तले ये पार्टी की गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे इस मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये और कहना चाहते हैं, हम क्लब से आग्रह करना चाहते हैं कि कोई भी क्लब इस तरह की गतिविधियों में भाग न ले। अगर कोई भी व्यक्तिगत कार्यक्रम करता है और अगर लायंस का मेंबर है तो भी इन चीज़ों से बचे, मेरी ये सलाह है। क्योंकि इस बार 100% हम लोगों का मोटो बी सर्व, सेवा करने का, और हमेशा लायंस का मोटो यही रहा है, बी सर्व। कोशिश ये होगी कि लायंस के जो मेंबर्स हैं वो लायंस की मुख्य धारा से जुड़कर सेवा और भाईचारे की तरफ जाएं। इन चीज़ों की तरफ अगर कोई भी व्यक्ति, कोई क्लब अगर कहीं जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित। अगर ये व्यक्ति लायंस क्लब से जुड़ा है, अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम करता है, वो भी अगर अनसोशल है तो उसके, हाँ, निश्चित तौर पर अगर कोई उसकी शिकायत आती है और अनसोशल आदमी है तो उसके क्लब के प्रेसिडेंट को लिखा जाएगा कि आप इसको चेतावनी दें और अगर इस तरह के कार्यक्रम में पाया जाता तो अपने क्लब से हटाएं। फिलहाल यह वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम,
नंदनी स्टे अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562 6888845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। सीआईएसएफ के डीआईजी ने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे ताज परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया और जवानों की मुस्तैदी से वो बेहद संतुष्ट नजर आए। ताजमहल, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हर भारतीय के ऊपर तो है ही, साथ ही जो व्यवस्थाएं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा दी गई हैं, उनमें सीआईएसएफ के जवानों का नाम सबसे ऊपर आता है। इन जवानों की मुस्तैदी कितनी बेहतर है, इसी की जानकारी लेने पहुंचे विभाग के सबसे बड़े ओहदे पर तैनात डीआईजी साहब, जिन्होंने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का वार्षिक जायजा लिया और उससे संतुष्ट नजर आए। जवानों की मुस्तैदी के साथ साथ उनका कहना था कि ताज परिसर में आने वाले हर सैलानी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस ऐतिहासिक धरोहर की साफ सफाई और सुरक्षा पर पूरी नजर बनाए रखे। आज वार्षिक निरीक्षण के तहत आज मैं यहाँ पर ताजमहल आया हूँ और सीआईएसएफ के जवानों से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से बातचीत की और जो एसओपीज हमने बनाए हैं उसको हम चेक कर रहे हैं। और वार्षिक निरीक्षण में बारीकी से सब जगह देखते हैं कहाँ पे हमारे निर्देशानुसार काम हो रहे हैं और कहाँ पर जनता की सुविधा के लिए और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इन सब पर हम लोग बारीकी से निरीक्षण करते हैं, चर्चा करते हैं और कोई अगर इम्प्रूवमेंट समझ में आती है तो उसको करते हैं। कैसा निरीक्षण के दौरान क्या कुछ खामियां कुछ पाई गई? नहीं, अभी निरीक्षण अभी पूरा नहीं है, खामियां तो अभी कोई दिखी नहीं है और लोगों ने, जो हमारे जवान हैं, लोगों ने बहुत अलर्टनेस के साथ अपने मॉक ड्रिल वगैरह दिखाए हैं। प्रशासन की कई बार हुई कार्रवाई हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है, लेकिन इस बार प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार शासन से ही दिशा निर्देश प्राप्त हैं और इस बार की कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय पुलिस और नगर निगम को लिखित में आदेश दिए गए हैं ताकि अतिक्रमण मुक्त किए गए बाजारों में फिर से अतिक्रमण न हो सके। कभी एमजी रोड तो कभी कोई अन्य बाजार, लेकिन हर बार पुराने बाजारों से नगर निगम और प्रशासन ने दूरी बनाए रखी। लेकिन इस बार सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान की सख्ती देखकर शहरवासियों को बाबा हरदेव सिंह की कार्रवाई याद आ गई, जिन्होंने अपने रहते शहर की सूरत ही बदल दी थी। अतिक्रमणकारी उनके नाम से ही अतिक्रमण को खत्म कर लेते थे और पिछले कई दिन से चली आ रही कार्रवाई देख तो शायद यही लगता है।
आपको बता दें कि एसडीएम किरावली रहते हुए वहां भी रेखा एस चौहान अतिक्रमण पर सख्त ही दिखाई देती थी और हार कर अतिक्रमणकारियों पर उनका डंडा चलता रहता था। जब उनसे ताज न्यूज ने हर बार अतिक्रमण के बाद फिर से अतिक्रमण होने के बाबत सवाल पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार इलाकाई पुलिस और नगर निगम को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर फिर से अतिक्रमण हुआ तो सीधे तौर पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों ने नगर निगम ने जो 33 सड़कें हैं वो अपनी चिन्हित की हैं, वो सभी पुराने शहर आगरा की हैं। जो अंदर की रोड्स जिस पर कभी अतिक्रमण कभी चलाया नहीं गया, हमेशा मेन रोड्स पर अतिक्रमण चलाया गया, इन पर कभी नहीं चला है। इसलिए यहाँ बहुत पुराना मतलब 50 साल 60 साल पुराने जो है अतिक्रमण हो रखे हैं नाले नाली के ऊपर। नहीं, इस बार हम लोगों ने यही सोचा है कि नगर निगम और थाना प्रभारी की जिम्मेदारी लिखित में दिया जाएगा कि ये अतिक्रमण हटा दिया गया है। अब इंश्योर करेंगे कि आगे कोई अतिक्रमण ना हो। अतिक्रमण की बागडोर संभालने वाले नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी राजीव राठी से बात की गई तो भी आदेश के अनुपालन की बात कहते नजर आए। उनका कहना था कि पुलिस का सहयोग न मिलने के कारण वो लोग अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई न कर पाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस का सहयोग मिलने पर अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, हम सभी किसी न किसी आदेश और शासनादेश से बंधे हैं और अगर आज यहाँ गर्मी के मौसम में को अपना पसीना बहा रहे हैं तो ये भी किसी आदेश का अनुपालन है। 2012 दिसंबर में एक शासनादेश मुख्य सचिव महोदय द्वारा किया गया था, जिसमें एक बार इंक्रोचमेंट हटाने के बाद संबंधित एजेंसी के एक बार इंक्रोचमेंट हटाने के बाद संबंधित थाना उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। तो निश्चित रूप से जिसकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन निगम की होगी तो निगम करेगा और अगर जो संबंधित है उनकी होगी तो वो करेगा। जिस तरह से इस बार प्रशासन अतिक्रमण पर सख्ती दिखा रहा है, उससे अन्य बाजारों में भी अतिक्रमण मुक्त होने की उम्मीद जागने लगी है, जो शहरवासियों के लिए राहत की बात है। पुराने शहर के अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पर लगातार उंगलियां उठती रही हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान ने प्रशासन की मंशा को पूरी तरह से साफ कर दिया है। बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चिम्मनलाल पूरीवाले से लेकर रावतपाड़ा चौराहे तक एक बड़ा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। हालांकि इस दौरान टीम को कई बार विरोध का सामना जरूर करना हुआ। यूं तो कई बार प्रशासन और नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाए, लेकिन हर बार अभियान महज खानापूर्ति ही बने रहे। लेकिन इस बार प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए सबसे पहले शहर के पुराने बाजारों को चिन्हित किया है, जिसमें कुल 34 पॉइंट है। लगातार सख्ती के साथ चल रहे अभियान में इस बार प्रशासन की टीम सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान व सीओ छत्ता बी एस त्यागी के नेतृत्व में शाही जामा मस्जिद चौराहे पर पहुंची, जहां सबसे पहले टीम ने चिम्मनलाल पूरीवाले से इस अभियान की शुरुआत की। आदेश मिलते ही निगम के महाबली ने देखते ही देखते अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरे बाजार में भगदड़ और हाहाकार मच गया। दुकानदार अपने अपने शटर बंद कर जेसीबी के सामने आकर विरोध जताने लगे, लेकिन उनकी एक न चली और मौके पर मौजूद कई थानों के फोर्स ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान के तेवर देख विरोध कर रहे लोग बैकफुट पर आ गए और हाथ जोड़ते नजर आए। लोगों का कहना था कि उन्हें थोड़ी मोहलत और दे दी जाए ताकि वो अपना अतिक्रमण खुद ही तोड़ लेंगे, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए समय देने से इनकार कर दिया कि पिछले 2 दिन से मुनादी दी जा रही है, लेकिन आपने इस गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए समय नहीं दिया जा सकता। लगातार विरोध देखते हुए बाद में 2 जेसीबी और मंगा ली गई और इस अभियान में तेजी के आदेश दे दिए गए। ताजमहल के पास स्थित खाने आलम की स्थिति काफी जर्जर हो गई थी, जिसके तरफ विभाग का ध्यान आकर्षित होने के बाद विभाग ने उसकी मरम्मत का काम बड़े ही जोर शोर के साथ शुरू किया था। वहीं करीब 5 माह बीत जाने के बाद अब ये मरम्मत कार्य समाप्ति के कगार पर आ गया है, जिसके बाद खाने आलम का एक नया रूप देखते ही बन रहा है। ये है ताजमहल के पास बना खाने आलम। दरअसल खाने आलम एक तरह का पानी का प्लांट था, जो कि मुगल काल में ताजमहल में पानी पहुंचाने का काम किया करता था। खाने आलम में पानी यमुना के बहाव से आता था, जिसे चक्कों की सहायता से ऊपर बनी नालियों में डाला जाता था, जिससे बहाव के कारण पानी तेज रफ्तार से नीचे आता था और उससे ताजमहल में बने मुख्य फव्वारे चला करते थे। काफी समय से विभागीय अनदेखी के चलते खाने आलम जर्जर अवस्था में पड़ा था, जिसकी तरफ विभाग का ध्यान आकर्षित हुआ तो विभाग ने इसके संरक्षण का काम शुरू किया। इस इमारत के संरक्षण में करीब 60 लाख रुपए की लागत आई, जिसके बाद इस स्मारक का एक नया रूप देखते ही बन रहा है। पिछले काफी समय से इस स्मारक के आसपास
लंबी लंबी झाड़ियां हो गई थी, जिसकी विभाग ने सफाई करवा दी है। इस मरम्मत कार्य को पूरा होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, जिसके बाद आने वाले समय में जो सैलानी ताज के दीदार को आएंगे, उन्हें तोहफे के रूप में इस ऐतिहासिक इमारत का दीदार भी करने को मिलेगा। फिलहाल विभाग पूरे जोश और खरोश के साथ इस स्मारक को एक नया रूप देने में लगा है। खाने आलम एक्चुअली वाटर स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। उसमें एक प्लेटफॉर्म है और एक ये बीच में एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको रेस्टोर करना था, रिपेयर करना था। और जमुना किनारे की पूरी बाउंड्री वॉल जर्जर थी, उसमें लखौरी ब्रिक मशीनरी की गई है और उसको पूरा स्ट्रेंथन करके कर दिया है। लगभग कितना समय लगा इस काम को पूरा करने में? इस काम को लगभग 6 महीने लग गए हैं और अभी 2 महीने करीब और लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जहां किसी भी ऐतिहासिक स्मारक के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या पुनर्निर्माण का काम नहीं किया जा सकता, तो वहीं ताजमहल के पास शाहजहां गार्डन में चल रहे पुनर्निर्माण के काम को एएसआई के अधिकारियों ने संज्ञान में आते ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर पुनर्निर्माण के काम को रुकवाया। पिछले काफी दिन से एएसआई विभाग की आंखों में धूल झोंक शाहजहां गार्डन के दरोगा जी के टीले पर बिना विभागीय अनुमति के पुनर्निर्माण का काम चल रहा था, जिसकी जानकारी एएसआई विभाग के अधिकारियों को नहीं थी। लेकिन जब इस अवैध पुनर्निर्माण की जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को लगी, तो ताजमहल के एएसआई अधिकारी राम रतन ने तत्काल प्रभाव से इस पुनर्निर्माण के काम को मौके पर पहुंच रुकवाया। साथ ही निर्माण कार्य करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई भी की। देखिए, अभी संज्ञान में वो चीज आ चुकी है और संज्ञान में लेते हुए उसको हम जो है तत्काल प्रभाव से अगर निर्माण कार्य हो रहा है तो एफआईआर वगैरह कराएंगे। अच्छा, आसपास काफी 500 मीटर के दायरे में काफी जगहों पे अतिक्रमण चल रहा था, तो उसमें उस प्रकरण में क्या कुछ किया गया? अभी तक जो भी यहाँ पर अवैध निर्माण कार्य हुए हैं तो एक तरह से पुलिस कार्रवाई की जाती है और उसके बाद अगर ज़्यादा उच्च स्तर पर कार्य होते हैं तो पुलिस द्वारा बंद भी करा दिए जाते हैं। उसके बाद जो है अवैध निर्माण जो हुए हैं उनका चिन्हांकन भी किया गया है, शायद आपको मालूम होगा, और उसको मजिस्ट्रेट साहब को लिखा गया है। जब वो डेट सुनिश्चित करेंगे उस समय उसको गिराया दी जाएगी। फिलहाल तो ताजमहल के एएसआई अधिकारी ने सही समय पर पहुंचकर इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि एएसआई विभाग ने तो इस पुनर्निर्माण की जानकारी थाना ताजगंज पुलिस को दे एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसके बाद अब इस अवैध निर्माण कार्य को ढहाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को कितना बेहतर ढंग से निभाती है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।